आप इतिहास की क्लास भी पढ़ाते हैं और ट्रैक भी दौड़ते हैं। इतिहास की क्लास ज़्यादा लंबी लगती है, दौड़ का ट्रैक? मैं इतिहास को पढ़ाने के लिए दौड़ के रास्ता चुनकर ही इतिहास पढ़ाने गई। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए दौड़ मुश्किल है या इतिहास की क्लास मुश्किल है। तो मैम, इतिहास की जो क्लास होती है आप उसको पढ़ाते हैं और दौड़ भी लगाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी शायद मुझे ट्रेनिंग दे रही हो? ज़िंदगी तो हमारा लर्निंग प्रोसेस है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को भगवान ने जो है उन बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए चुना है जिनको मेरी ज़रूरत है। तो मैम, आप जब बच्चे कहते हैं कि मैम हिस्ट्री जो है वो बोरिंग है, आप उनको कैसे पढ़ाते हो? बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए। ज्ञान है आजकल हमारे स्कूलों में, हम उससे पढ़ाते हैं बच्चों को। उस इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो बच्चा जो है कभी भी पीछे नहीं रहेगा। मैम, दौड़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? शुरू करना, बीच का, या आखिरी सांस जो होती है? शुरुआत ही सबसे मुश्किल लगती है, और अगर आपने शुरुआत कर दी तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तब तो आप फिनिश भी करोगे और आराम से जाओगे। खेलने में आपको सख्त बनाया है और ज़्यादा नरम कर दिया? पापा का बहुत डिसिप्लिन था, घर में बहुत स्पोर्ट्समैन थे, तो भाई क्या कहते, सख्ती तो हमारे घर में ही थी। स्पोर्ट्स ने डिसिप्लिन में लाकर हमें और सख्त बना दिया और डिसिप्लिन बना दिया। तो कोई मैम एनएसएस का कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपके दिल पे अटका हो? मेरा अनुभव ये अटका हुआ है कि मैं जब एनएसएस में थी तो मेरा बच्चा ना कोई आरडी परेड में नहीं सिलेक्ट हुआ, तो मैं चाहती थी कि एक दो बच्चा मेरा आरडी परेड के लिए चला जाता ना। मैम, इतिहास, खेल और समाज तीनों जगह एक महिला को खुद साबित करना है कि मैं महिला हूँ, तो क्या कभी आपको लगता है कि ये थकान है? दौड़ना जो है, दौड़ का जो आप बोलते हैं, मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला, और फिर जो रही उसकी, वो तो मेरा काम है। इतिहास क्या ताकत दिखती है हिमाचल की लड़की? पहाड़ की लड़कियां ना पहाड़ के बराबर होती है। पहाड़ की लड़कियों का दम जो है ना, पहाड़ियों का दम ही अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी है हिमाचल की गौरव, इतिहास की प्रवक्ता कल्पना परमार जी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही हमारे राज्य और हमारे देश का मान भी बढ़ाया। आइए जानते हैं इनके सफल संघर्ष, अनुभव और प्रेरणा की कहानी। पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के बीच में आई, और बुला तो बहुत दिनों से रहे थे, पर क्या कहते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ कि आपको बार बार मैं रिफ्यूज़ कर रही थी। बट रियली वेरी थैंक्स बाय हार्ट कि आपने मुझे बुलाया, एंड वी आर हेयर टुडे। तो मैम, आप मुझे एक बात बताएं, आप इतिहास की क्लास भी पढ़ाते हैं और ट्रैक भी दौड़ते हैं। इतिहास की क्लास ज़्यादा लंबी लगती है, दौड़ का ट्रैक? ये ऐसा है मोनिका कि दोनों ही मेरे लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं इतिहास को पढ़ाने के लिए दौड़ के रास्ता चुनकर ही इतिहास पढ़ाने गई, और जो मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ उसके साथ मैं दौड़ को साथ लेकर चली हुई हूँ। मेरे लिए एक ही वो चीज़ है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए दौड़ मुश्किल है या इतिहास की क्लास मुश्किल है। उसमें मेरा अलग प्रेजेंटेशन होती है, उसमें मेरी अलग परफॉर्मेंस होती है दौड़ में। तो मेरे लिए तो दोनों चीज़ें जो है ये बहुत ही मतलब कि लाजवाब है। लाजवाब, बिल्कुल। तो मैम, इतिहास की जो क्लास होती है आप उसको पढ़ाते हैं और दौड़ भी लगाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी शायद मुझे ट्रेनिंग दे रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी सोचना भी नहीं है कि ज़िंदगी हमें ट्रेनिंग दे रही है। ज़िंदगी तो हमारा लर्निंग प्रोसेस है। ज़िंदगी जैसे है कि आप, मुझे नहीं पता लोगों का क्या क्या व्यू होता होगा इसके बारे में, पर मेरा तो ये है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। मुझे टीचिंग का मिला है फील्ड। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को भगवान ने जो है उन बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए चुना है जिनको मेरी ज़रूरत है। अब मैम, थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ, इतिहास में हम पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारी गलतियां देखते हैं, तो उन गलतियों से हम कुछ पढ़ते भी है, बस पढ़ते ही है, उन गलतियों को हम सीखते भी हैं कुछ? इतिहास, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलतियाँ होती है। वो तो मतलब कि इतिहास तो अपने आप को दोहराता है ना। इतिहास जो होता है, अब कोई भी व्यक्ति समाज में है, कोई भी चीज़ अगर समाज में है, तो मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि भाई इतिहास जो है नहीं है किसी चीज़ का। चाहे वो आप हैं, आपका भी कुछ इतिहास है,
मैं हूँ, मेरा एक सिटी है, स्टेट है, अलग अलग चीज, अलग अलग उसमें इतिहास तो होता है। इतिहास के बिना तो आपको पता ही है कि कोई भी नहीं है, बिना इतिहास के नहीं चलता कुछ भी। तो इतिहास तो मेरे लिए मतलब कि गलतियां तो मैं नहीं कह सकती, पर वो विद्वान लोग हैं जिन्होंने लिखा है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि मेरा जो सिलेबस है उसकी बात हम करें, वो कंट्रोवर्सी बन जाता है कि भाई क्या ये गलत है, क्या क्यों ये गलत है, क्योंकि हमसे बड़े विद्वान हैं जिन्होंने उस चीज़ को फाइंड आउट किया हुआ है। वो हम इस चीज़ के ऊपर बेमतलब बहस करने का हमें तब फायदा अगर हम उनके लेवल के हैं, ठीक है ना। तो इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझकर कोई गलती करता है इसके बारे में। तो मैम बच्चे जो है क्लासरूम में अक्सर कहते हैं, मैं अपनी बात ले लूँ, तो जब मैं क्लासरूम में बैठी होती तो मुझे हिस्ट्री ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैम आप जब बच्चे कहते हैं कि मैम हिस्ट्री जो है वो बोरिंग है, आप उनको कैसे पढ़ाते हो? बच्चे ना वैसे तो चूज करके ही आते हैं जी इतिहास को ना। जी तो फिर हम जब पहले बच्चे जब सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, तो हम लोग उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि इतिहास का क्या महत्व है, उनके आने वाले पेपर्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस होगी एग्जाम में। आपका जो बेसिक हमारी इतिहास की जो है वो +1 +2 में बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वो बेसिक ही होता है। फिर बच्चे आगे बढ़कर जैसे इतिहास के 3 पार्ट्स है तो उनमें से किसी भी चीज़ को चूज कर सकते हैं। तो बच्चे ऐसे करते हैं, तो हम पहले उनको बताते हैं, पहले वो करते हैं, तो अपनी उससे चॉइस से वो आते हैं। पर मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं कि हमें डेट जो होती है ना, उसमें पीरियड्स होता है, इतने से इतना होता है, वो थोड़ा ये वो बोलते हैं कि वो हमें थोड़ा टफ लगता है। तो जब मैं उनको पढ़ाती हूँ ना, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि बेटा अपने डाउट्स को ना तब पहले क्लियर करना, पहले क्लियर करो। अगर आपको ये लग रहा है लिखते हुए कि मैंने 1951 लिखना था क्या 115 लिखना था, मैं अगर तुम्हें वहाँ डाउट लग रहा है ना, लीव आउट, वेयर देयर इज अ डाउट लीव आउट, छोड़ दो उसको। उस वक्त पेपर में प्रेजेंटेशन से गलत लिखने से अच्छा उसे छोड़ दो, पर बाद में उसको रिपीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो कि आपने कहाँ गलती की है, आपको क्यों इसमें डाउट आया है ना। तो आजकल वैसे मैं आपको बोलूँ मोनिका, बच्चे जो है ना सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनको अगर पता चल गया कि 10 चैप्टर आ रहे हैं तो वो 10 से ही पढ़ेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो बोलते हैं मैम हमें ये बता दो, इतने में पास हो जाएंगे हम, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बता दो, इसमें हम पास हो जाएंगे, किस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे मैम वो बता दो। तो मतलब कि बच्चों को वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए। कभी उनको हम क्या कहते हैं मल्टीमीडिया से पढ़ाते हैं, कभी हम उनको इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे पास अवेलेबल होती है ना चीज़ें, उनसे हम पढ़ाते हैं। ज्ञान है आजकल हमारे स्कूलों में, हम उससे पढ़ाते हैं बच्चों को। उसे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो बच्चा जो है कभी भी पीछे नहीं रहेगा इस चीज़ में। मैम कभी ऐसा हुआ है कि इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आपको अपनी ज़िंदगी की याद आ गई हो? हाँ, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते मुझे मैंने सच बोलूँ +1 +2 में मैंने कंप्यूटर्स पढ़ा था, नया नया सब्जेक्ट आया था। तो हम लोगों को अब जैसे होता है ना कि नया सब्जेक्ट आता है तो सभी बोलते इस सब्जेक्ट को लो। तो हम नाहन में पढ़ते थे, तो हमारे जो थे 2 सब्जेक्ट आए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। तो मैंने कंप्यूटर्स लिया। तो उसमें क्या होता था उस वक्त, ये था भाई बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग, भाई बड़ी बात है कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चों को बड़ा भारी होता, तो मैंने वो पढ़ा था। तो मैं जब चंडीगढ़ में मैं गई तो मैंने वहाँ पर हिस्ट्री लिया, फिर मैंने वहाँ हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा। तो बाद में जब मैंने हिस्ट्री ऑनर्स लिया, फिर मैंने कल्चर हिस्ट्री ऑफ पंजाब वो पढ़ा, क्योंकि अब पंजाबी और वो सारे गुरुओं की एक अलग से बोझ, CHP एक सब्जेक्ट था हमारा, कल्चर हिस्ट्री ऑफ पंजाब, वो पढ़ते थे हम। तो जो वो जब हिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो क्या कहते उससे बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो इतिहास की ओर। फिर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स भी किया वहाँ पर। तो इस चीज़ में मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुआ बाद में कि हाँ भी हिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें तब क्या कहते वो टाइम याद आता है मुझे। तो जैसे तुमने बोला कि भाई
आपको जिंदगी ज़िंदगी की जी। याद। तो मुझे वो टाइम याद आता है कि मेरे लिए जब हिस्ट्री मैं एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन करी, तो वहाँ पर मुझे याद आया कि हाँ, हमारी मैम होती थी, उन्होंने हमको कैसे मोटिवेट किया था हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, जी। कैसे उन्होंने हमें बताया था कि हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो रिकॉल हो गई थी रिकॉल सारी चीज़ें ना, बिल्कुल। कि भाई बच्चे जो हैं वो, तो मैं तो मैक्सिमम अपनी उन टीचर्स को ही अपना आदर्श मानकर आगे चलती हूँ। जो मैंने उनसे सीखा मैं आगे बच्चों को वही सिखाती हूँ। तो मैम आपको क्या लगता है हिस्ट्री सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है या लेंथी है? ये लेंथी भी है, लेंथी भी है। और ये तो हिस्ट्री तो अपने आप में बहुत लेंथी है। देखो इसकी हर एक तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसकी सामाजिक, राजनीतिक, जी आर्थिक, जी पॉलिटिकली क्या क्या जी। कंडीशंस रही है, किस समय में क्या हुआ, कैसे हुआ। जी तो आप लोगों को मतलब कि जब बच्चों को कभी बहुत ज़्यादा पास करना जी के लिए मुश्किल होता है तो हम बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चन याद करो, उनको फिर उसमें इंटरेस्ट होता है बच्चे का। इंटरेस्टिंग तो मतलब कि ये चीज़ें जो है लेंथी तो है, इतिहास लेंथी है और साथ में बड़ा। इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, मैं तो बोलती हूँ जब बच्चे थोड़ा टफ लगता है ना उनको कोई, जी। मैंने कहा कि तुमने ये स्टोरी पढ़ो, आंखें बंद करो, जैसे क्यान पे मैं चला देती हूँ, आंखें बंद करो, सोचो क्या क्या हो रहा है। क्रिएट होती है। हाँ, इमेज क्रिएट करो। जी तुमने कभी किसी अब मेरे पास कुछ हमारे जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो जी। हम बोलते हैं कि चंगेज खां। अब जी बच्चों को नाम नहीं नाम पता, नहीं पता। नाम पता है, उनको बच्चों को शक्ल शक्लें याद नहीं है। याद तो नहीं हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जी इमेजेस। नेट पे गए, इमेजेस फाइंड आउट करी, मैंने ग्रुप बना रखा, मैं उनमें साइन कर कि ये जैसे हमारे भगत सिंह जी है, उनकी हम उनका नाम लेते हैं, एकदम उनकी तस्वीर आ जाती है। महात्मा गांधी जी की तस्वीर आ जाती है ना। तो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी तस्वीर एकदम आ जाती है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों के साथ प्ले वे मेथड में भी जाना पड़ता है। फिर बच्चों को इमेजिनेशन में भेजना पड़ता है कि ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो फिर उनको मूवीज़ के नाम याद दिलाने पड़ते जी, हैं जी। बच्चों को कि तुमने वो वाली मूवी देखी है, वो ऐसे होता था, उस मूवी में ऐसा होता था, मोहनजोदड़ो वगैरह ऐसे जी, मूवीज़ जी। आई थी, वैसे आई थी। तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो मतलब कि लेंथी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बिल्कुल। मेरे लिए तो ये बहुत क्योंकि ये जो है मुझे मेरा रोज़गार है, बिल्कुल और मैं उन बच्चों को जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनके दम पे मेरा परिवार चल रहा है, बिल्कुल। उनकी वजह से मैं सर्वाइव कर रही हूँ। तो अगर मैं उनके लिए टाइम नहीं निकालूंगी, उनके लिए वो सब चीज़ें क्रिएट नहीं करूँगी, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई स्टडी एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई टीचिंग। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो अपने ऊपर होता है कि आप टाइम पास कर रहे हो या बच्चों को क्रिएटिव बना रहे हो, लेंथी करा रहे हो, शॉर्ट करा रहे हो। तो ये चीज़ तो मैं ध्यान में रखती हूँ। तो ये तो रही मैम इतिहास की बात, अब खेल की बात कर लेते हाँ हैं। हाँ हाँ। मैम दौड़ में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है, शुरू करना, बीच का, या आखिरी सांस जो होती है? अरे भाई, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। शुरू करना, तुम सुबह उठोगे, तुम बोलोगे यार कल तो मैंने ना 10 किलोमीटर दौड़ना, पर भाई वो रजाई भी तो छोड़नी पड़ेगी। वो शुरुआत ही सबसे मुश्किल लगती है। और अगर आपने शुरुआत कर दी तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तब तो आप फिनिश भी करोगे और आराम से जाओगे। पर जो वो पहला पीरियड होता है ना, मतलब शुरू करने वाला, आजकल अब जैसे अब हिमाचल की बात है, जब हम ग्राउंड में जाएंगे ना, हम ये थोड़ी है कि रात के नाइट सूट पहनना और चलिए, उसके लिए प्रॉपर जाना पड़ता है, किट पहनेंगे। किट पहनने में ही तो ठंड से बुरे हाल हो जाते हैं। किट में उतरना, और फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई हम ऐसे पूरा पैक करके जाना पड़ेगा, पूरे अपने हाथ वगैरह पहन के बिल्कुल, और ये करके भाई कहीं ऐसा नहीं हो बारिश हो जाए, 10 बार बाहर देखना पड़ता है विंडो से कि आज क्लाउडी तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो अपने जब जाना है तो भाई शुरुआत करना ही सबसे टफ है। और जिसने इस टफ वाले सेशन को फेस कर लिया वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया। तो खेलने में आपको सख्त बनाया या और ज्यादा नरम कर दिया? नहीं, मेरे को तो हमारे घर का माहौल ही ऐसा था शुरू से कि पापा का बहुत डिसिप्लिन था, घर में वो स्पोर्ट्समैन थे। तो भाई क्या कहते, सख्ती तो हमारे घर में ही थी। स्पोर्ट्स ने डिसिप्लिन में लाकर हमें और सख्त बना दिया और डिसिप्लिन बना दिया। तो मेरे जितने भी मतलब कि उस टाइम का पीरियड में काउंट करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो क्या कहते मतलब कि हमारा एक टारगेट होता था कि हमने नहान के हॉस्पिटल राउंड,
का चक्कर लगाना है तो हमने इतने मिनट में लगाना है, इतने टाइम में लगाना है। हमको पापा दौड़ाते थे, पापा बोलते थे मैं वॉक करके आ रहा, तुम लोग इसका राउंड करके आओ। वो जो राउंड कंप्लीट होता था, और पापा ऐसे थे ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, तुम मेरे को पकड़ोगे भाई। पापा ना हमसे ज़्यादा तेज चलते थे, हमारे एक की बजाय 2 राउंड कर देते थे वो हम देखते थे पापा कहाँ गए, दौड़ते रहे ना, फिर पापा कहाँ पहुँचे, अभी तो यहाँ पुलिस चौकी से आगे गए होंगे या इधर से गौतम अंकल के घर के पास को गए होंगे। तो जब दिखते नहीं थे, मैं पापा कहाँ गए, वो आगे गए होंगे, तो एक की बजाय हमारे 2 राउंड हो जाते थे। तो मतलब कि ये जो होता था ना, मतलब कि मजाक का जो पीरियड था, वो उसने हमें स्ट्रांग बनाया, उससे हम और सख्त हो गए और मोटिवेटेड हो गए जब। और जिसने रेस कर ली ना, उसको तो मतलब कि किसी भी फील्ड में डाल दो आप, जिसने रेस कर ली ना, जिसको रनिंग आ गई, जिसको दौड़ना आ गया, जिसका स्टेमिना है, वो किसी भी फील्ड को पकड़ लेता है। उसमें तो बस थोड़ी सी टैक्टिक्स होती है, थोड़ी सी वो होती है, आप उसको गेन कर लेते हो। घर वालों की साइड से कितना सपोर्ट रहा मैम इन सब भाई 100% अगर हमने दिया है तो उन्होंने 200% दिया है। हमारा कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं होता था जिसमें हमें नहीं भेजते थे, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं होता था, लोकल हो चाहे वैसे तो हमारे कम ही होते थे, पर फिर भी जो कॉलेज वहाँ पुलिस ग्राउंड में होते थे, उसमें हमारे घर वालों ने हमें बोला कि घर से निकालते थे हमें, भाई निकलना ही है हमको, सुबह नहीं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, उस समय फ़ोन नहीं होते थे जी बिल्कुल। तो वो जो हमारा टाइम फ़ोन में अब होता है ना कंज्यूम, वो उस समय हमारा दौड़ में होता था। हम आपको क्या लगता है जब से फ़ोन आया तो बच्चे सिर्फ अपने फ़ोन के स्क्रीन तक ही गेम खेलते हैं या बाहर भी उतरते हैं मैदान? बहुत रेयर। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो बोलती हूँ बच्चों को मैंने मैक्सिमम ना आगे पीछे नहीं खेलते वो गेम वगैरह। जब उनके एग्जाम आते हैं ना, एकदम से वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना अपने कई गेम्स अपलोड कर लेते हैं। पूरे साल नहीं खेलेंगे, जैसे गेम आएगा तो उनको ये नहीं है कि हम जिम जाएं या बाहर जाएं थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, नहीं, वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए, उसको रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। वो डाउनलोड कर लेंगे गेम, एग्जाम के नियर थोड़ा वो किया, गेम खेला और अपने थोड़ी देर के लिए चले गए, फिर हाँ, फिर अपने फ्री हुए ना, फ्रेश हो गए, चलो पढ़ते। वो मतलब कि उन्हें हम बोलते भी हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो आजकल गेम बहुत खेल रहे हैं। हाँ जी मैम, आप एनएसएस के बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपको लगा कि आप उनसे सीख ले रही है? अरे भाई, ये तो मोनिका बड़ी अच्छी बात बोली। मैं ना बॉय स्कूल में मैंने 5 साल तक ना एनएसएस के बच्चों को अकेले ही, मतलब कि पूरी यूनिट है हमारी, उसमें मैंने काम किया। तो मैं अकेले ही उन बच्चों के साथ रही हूँ पूरे साल में, उनकी एक्टिविटीज़ में वो। पर जो चीज़ एनएसएस ने सिखाई ना, वो तो मतलब कि इसके लिए तो अलग से अलग लोग क्लासेस भी लेते हैं ना, वो भी कम है। तो एनएसएस ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया। बच्चे मेरे जो थे इतने एक्टिव, इतने आप स्कूल के में ये बोल दो कि बच्चों आज एनएसएस के मुझे इतने बच्चे चाहिए, हमने आज रैली करनी, इतने अवेयर। वो क्योंकि वो बच्चे जो है ना, एक जो पढ़ाई का माहौल है वो है, उससे बाहर निकल के हाँ, वो एकदम से पेंटिंग कंपटीशन में, एनएसएस के इतने बच्चे स्लोगन राइटिंग में, एनएसएस के बच्चे तुम जो मर्जी करवा लो उनसे एक्टिविटी, पूरे मतलब कि तुम जहाँ मर्जी भेज दो उनको, जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्योंकि उनको आउटडोर एक्टिविटी चाहिए। एनएसएस में मेरे जितने फुल यूनिट थी, जितने टाइम में रही ना, इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी एक्टिविटीज़ में, कितने कॉम्पिटिशन्स में, और उनको उसका बेनिफिट भी हुआ। तो कोई मैम एनएसएस का कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपके दिल पे अटका हो? अनुभव तो बहुत है, बस ये है कि मेरा अनुभव ये अटका हुआ है कि मैं जब एनएसएस में थी तो मेरा बच्चा ना कोई आरडी परेड में नहीं सिलेक्ट हुआ। तो मैं ये चाहती थी कि स्टेट लेवल तक तो बच्चे गए है ना, कैंप भी लगाते थे, तो मैं चाहती थी कि 1-2 बच्चा मेरा आरडी परेड के लिए चला जाता ना, तो बहुत ही खुशी होती। और आरडी परेड बच्चों के लिए वहाँ तक पहुँचना, शिमला, फिर उधर मतलब कि एनएसएस का बच्चों ने बहुत मेहनत की है। कई बच्चे बहुत वो हैं, पर कईयों को ना घर से भी नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। बस पेरेंट्स ना बच्चों को ना वो करते हैं, एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में तू कर, वो कर, उतने में बच्चे की उम्र भी निकल जाती है। माँ बाप भी मतलब कि बच्चे को इतना ज़्यादा वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने तो एक डंडा है
उनका कि पढ़ो, वो बच्चों को ना ओवरऑल करने के लिए ना, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसमें ना कुछ पेरेंट्स बच्चों को पीछे खींच देते हैं, वो सिर्फ एक ही तरफ लगा के रखते हैं पढ़ाई उनको। की साइड। हाँ, पढ़ाई के साथ अगर बच्चे की और एक्टिविटीज हो ना, तो बच्चा कहीं से कहीं चले जाए, बिल्कुल। ये बात है। तो मैम एनएसएस में जब लड़के पार्टिसिपेट करते हैं तो लड़कियों की साइड से कभी ऐसा होता है कि नहीं मैम हम नहीं जाएंगे, हमारे घर से मना करते हैं, कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है हाँ चीजें? मोनिका, मैं बॉय स्कूल में ही रही हूँ। जी एनएसएस का मेरा जो है पूरा ना, जी। वो बॉय स्कूल में ही रहा है, तो बॉय स्कूल में लड़कियों का तो मेरा कोई संपर्क ही नहीं रहा एनएसएस में। पर बॉय स्कूल में भी नहीं ऐसा हुआ कि कभी पेरेंट्स ने मना किया हो। हो। पेरेंट्स ने मेरे लिए तो कभी मना नहीं किया, जी। चाहे मैं उनको कहीं भी ले जाऊं। पेरेंट्स इतना विश्वास करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, मैं उनको थैंक यू करती हूँ कि पेरेंट्स ना हमेशा अपने बच्चों की इतनी वो टेंशन में रहते हैं। हम भी हैं वे पेरेंट्स, तो हम भी टेंशन, पर उन पेरेंट्स ने इतना विश्वास किया, जब जब मैंने बच्चों को जहाँ जहाँ भेजा ना, उन्होंने विश्वास करके बच्चों को हमारे साथ भेजा। बिल्कुल। ये है। तो मैम इतिहास, खेल और समाज तीनों जगह एक महिला को खुद साबित करना है कि मैं महिला हूँ, तो क्या कभी आपको लगता है कि ये थकान है तीनों जगह, मतलब इतिहास के क्लास में भी और दौड़ के मैदान में भी और समाज में भी एक महिला खुद को साबित करना थकान का काम लगता है अभी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा तो मोनिका। देखो, साबित क्यों करना, क्या साबित करना? महिला तो मतलब कि मैं नहीं चाहती कि कि मैम मुझे घर भी चलाना है, इतिहास की क्लास भी देखनी है और वो दौड़ का जो ट्रैक है उसको भी संभालना है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा पार्टनर हो ना, जी। घर में अगर आपका अच्छा पार्टनर है ना, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे इन लॉज में और मेरा पार्टनर, लाइफ पार्टनर यशपाल कपूर जी, जी। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरी जैसी मतलब कि इतनी एक्टिव उसको उन्होंने इतने सामाजिक रूप से भी उन्होंने मेरे को कहीं एक्टिविटी में, जैसे मैं इनर व्हील क्लब सोलन की भी काफ़ी टाइम से मेंबर हूँ, उन एक्टिविटीज़ में जाने से नहीं रोका। कभी कहीं सोशल गैदरिंग में जाना, वहाँ प्रमोट किया हमेशा। और फिर जो रही उसकी, वो तो मेरा काम है इतिहास। और दौड़ना जो है, दौड़ का जो आप बोलते हैं, मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि मैं हॉकी की प्लेयर थी। MCM कॉलेज चंडीगढ़ को ही वहाँ पढ़ी लिखी, बढ़िया अपने इंडियन यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करी, इंडिया के लिए खेला। मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंट करनी एक बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, हिमाचलियों के लिए, तो वो किया। पर जब मेरे फिर शादी होगी, स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गया। 2013 में जब हमारा स्टार्ट हुआ ना, मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था कि मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ। तो हम जैसे शिफ्ट हुए ना शादी के बाद, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शिफ्ट हुए, तो हम जैसे होता ही है कि भाई अगर अब इनको ना, यश को बहुत आदत है कि वो ना हर चीज़ को ना अच्छे से रखते हैं। तो मेरी फाइलें थी, तो एक बैग होता है, तो उसमें रखी हुई थी, तो उन्होंने निकाली फाइलें, ये भी स्पोर्ट्स की। अरे तुम स्पोर्ट्स खेलते थे? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो स्पोर्ट्स थी, तो तभी तो ये जॉब में भी तभी है। कहते तुम तो बहुत खेलते थे भाई, इतने सारे सर्टिफिकेट्स। फिर मम्मी ने जो हमारे मेडल थे ना, वो भी दिए थे, भी अपने घर में लगाना वो करके। तो बोले ये तो ही वॉज शॉक्ड, वो है। तो उन्होंने भाई तेरे को तो कंटिन्यू रखना चाहिए ये सब। तो भाई फिर हमारा ना मास्टर गेम्स शुरू हो गई नौनी में, 2013 में। मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, तो भाई हमने तो तब शुरू किया। 2013 में मैंने 400 मीटर से शुरू किया, और फिर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर 21 किलोमीटर, फिर 42 किलोमीटर, फिर 12 घंटे का स्टेडियम रन, और फिर उसके बाद 42 किलोमीटर। फिर मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, एशिया की कई कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करी। फिर वर्ल्ड लेवल पे मैंने ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मतलब कि फिर वो सिलसिला चलता रहा, और तो मतलब कि थकान का तो मतलब ही नहीं था। तो क्यों? क्योंकि घर से मोटिवेशन था, हस्बैंड बच्चों को देख रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तू जा तू कर। क्योंकि सुबह जो टाइम बच्चों को स्कूल का होता था, वो तो यश अटेंड करते थे, है ना। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी वो करनी,
प्रेस करनी, जी, बच्चों की वो जी। तो शाम को करके रख दी, बच्चों को करना, तब तक तो मैं दौड़ के आ जाती थी। तब तो उठने का शेड्यूल भी बहुत अर्ली होता था, जी 4 4 साढ़े 4 बजे तक, मतलब 6:30 बजे 2 घंटे का रन जो था वो करके आ जाते। तो वो जो टाइम था ना, जी वो टाइम था तो वो ये संभालते थे। जब मैं बाहर किसी कंपटीशन में जाती थी तब ये संभालते थे। तो समाज में, परिवार में और सोसाइटी में जो भी आपका क्वेश्चन था, जी उसमें एक चीज़ ये आती है कि इफ़ यू हैव अ गुड पार्टनर, आपको कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस एडजस्टमेंट है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ये लाइफ जो है ना, एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मुझे वो ना, एडजस्टमेंट है। मैम जैसे आपने सर का जिक्र किया है, वो हाँ, पत्रकार है, तो हाँ घर में जी। बहस ज्यादा होती है, समझदारी ज्यादा होती है? हाँ नहीं, मैं मोनिका, मैं सच बोलूँ तो मैं अपने स्कूल की बात या वो अपने ऑफिस की बात, हमारी अपनी अपनी उसमें रहती है, हम घर में कभी डिस्कस नहीं करते। कभी हम अपनी कोई प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, कोई कुछ हो गया, वैसे तो भगवान की दया से ऐसा बड़ी बात नहीं हुई कभी, जी पर हाँ अगर कभी हो जाता था तो ही इज़ ऑलवेज विद मी। और अगर उनका कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज विद हिम। तो मतलब कि हम लोगों ने कभी कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें तो खैर चली रहती है, हाँ जी हाँ जी। तो वो तो देखो जहाँ बर्तन है वो तो वो बजेंगे, बजेंगे, बिल्कुल है ना। आपने तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। हाँ जी हाँ जी। अदरवाइज तो मतलब कि ऐसा नहीं होता, मैं नहीं ये बोलती कि वो है। तो मतलब कि जो ये होती है ना, मैं की भावना जहाँ होगी वहाँ लड़ाई होगी, लड़ाई होती है, बिल्कुल। वहां पर तो होगी होगी मोनिका। जे अगर आपने बोल दिया आई एम द बेस्ट, या वहां पर तो नहीं, हम हम आता है बिल्कुल इसमें, परिवार में हम आता है, चाहे हमारे बच्चे हो गए, चाहे मेरा पूरा ससुराल आ गया, इसमें हम ही आएंगे। बिल्कुल। हम इसमें मैं नहीं मैं आएगा, नहीं। मैं नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। मैम आपकी बेटी जो है वो न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं, जी, तो हाँ। आपको गर्व फील होता है या मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बेटी बाहर है, दिल भारी हो जाता है मतलब? अरे भाई, अब तो बेटी मेरी नौवीं में आई है, जी अब उसमें नौवीं में पढ़ रही है। जी तो क्या कहते, जब वो न्यूजीलैंड में थी ना, जी पहले 4 1 महीने तो मैं उसके साथ लगा कर आई, बढ़िया रहा सब कुछ है, फिर मेरे साथ आ गई, फिर वो अकेली गई, अकेली उसने वो किया। पर मुझे लगता है जितने दिन वो बाहर रही ना, मैं सोई नहीं हूँ। मन भारी मन भारी नहीं रहा, मन जागा जागा रहा। रहा। मन में तो कोई बात ही नहीं थी, मुझे ये लगता था, क्योंकि हमारी टाइमिंग में बड़ा फर्क होता है। जी तो जब हम सोते थे वो उठ जाते थे, तो मुझे ये लगता था कि उसको उबर मिली होगी, जी वो जी अपने काम पर टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि बिल्कुल। माइनर थी, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं होती हाँ ना। जी हाँ जी। तो क्या कहते, माइनर जब बच्चा होता है उसको बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस होती करनी है, पड़ती है। बिल्कुल। तो हर रोज उसको वो आया होगा, ऊपर वाला कोई आया होगा, वो पहुंची होगी, फिर वो काम भी करती थी, उसने काफ़ी काम किया। तो कई बार रात की शिफ्ट होती थी, तो उसकी वो वहाँ के हिसाब से 1 बजे तक भी उसने रात का काम किया है, पर वो बहुत सेफ थी। पर जी वो मतलब कि जो वहाँ के टीचर थे ना, जिनके घर में वो रहती हाँ थी, जी। उनकी बेटी थी, उसके साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड अच्छा अच्छा हाँ बन जी। गया था। ओके। उसका छोटा भाई भी था, पर रहता था मन में कि वो है। पर जब उसका वो कोर्स पूरा हुआ, वो वापस आके उसने बोला मुझे डिग्री करनी है इंडिया से, ओके तो उसने यहाँ पर एडमिशन ली, अब वो यहीं पर है। अब मेरा मन भी हल्का है, बच्चा साथ में है, हाँ तो जी ये बिल्कुल। बहुत, आई एम ब्लेस्ड। जी थैंक यू भगवान जी। मैम हिमाचल की जो लड़कियां होती है उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या ताकत दिखती है हिमाचल की लड़कियों में? पहाड़ की लड़कियां ना पहाड़ के बराबर होती है। पहाड़ की लड़कियों का दम जो है ना, पहाड़ियों का दम ही अलग होता है। अलग होता है। ये पहाड़ों में पैदा हुई हैं, जी पहाड़ों में रही हैं, पहाड़ों जैसी हैं ये। अपना कल्चर, जी अपने कल्चर के लिए हम लोग बहुत समर्पित हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी इस सोसाइटी के लिए। मतलब कि सादापन बहुत है जी हमारी लड़कियों में, लड़कियों में बिल्कुल बहुत अच्छी है वो। पर उनमें ये भी है कि ये जिस काम को हाथ में ले लेती है उसको वो पूरा पूरा करती है। करती है, बिल्कुल। ये इस उस चीज में वो मतलब कि कभी पीछे नहीं हटती हमारी लड़कियां, कि आज हमने ये करना था, नहीं होता, वो हम कर करूंगी जी करूंगी करके रहूंगी। वो 100% देती है करती है, उसमें। बिल्कुल। वो बहुत स्ट्रांग है, पहाड़ की लड़कियां जी सुंदर भी है, प्यारी भी है, प्यारी भी है। स्ट्रांग भी है। आई रियली प्राउड जी अपनी इन बेटियों पर, बहुत ज्यादा। तो मैम कोई लड़की हमारा पॉडकास्ट सुन रही है, देख रही है, तो और वो खुद की काबिलियत पे शक कर रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे? अरे भाई, अपनी काबिलियत पे क्यों शक करना? तुमने जो कुछ लाइफ में किया हुआ है अपने दम पे किया है दम ना, पे है बिल्कुल। ना, ठीक है ना। अपने दम पे किया है, और तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने किया वो सही है, ठीक है ना। जो मैंने किया सही है,
लोग आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, है ना, मोटिवेट नहीं करेंगे, कोई आपको आगे नहीं ले जाएगा, बिल्कुल हमेशा पीछे खींचेगा। बिल्कुल। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने भाई बहनों में काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन की हूँ, मतलब कि तीनों भाई बहनों में, मतलब कि मुझे अपनों से ही डिमोटिवेट करते थे कि शी इज़ डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, शी इज़ डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, क्या है वो है। तो पर अगर मैं इसी चीज़ में रह जाती तो मैं कभी ग्रो नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी काबिलियत पे विश्वास था। आदमी भटकता है, अपने सही रास्ते से कई बार भटकता है, उस रास्ते से वापस आना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है ना। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई लड़की ये सोचती है कि नहीं मैं नहीं कर, क्यों नहीं कर सकती यार, क्यों नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, भाई छोटी हाइट में भी छोटी है, वो भी है, वो नहीं, तुम्हें अपना अपना जो तुम्हारे पास भगवान ने तुम्हें संपूर्ण करके भेजा है, उस भगवान पे विश्वास रखो जिसने तुम्हें बनाकर। वी आर ब्लेस्ड कि हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम खाना अपने हाथों से खा सकते हैं, वी आर एबल टू स्पीक, लिसन, देखना, हर चीज़ में हम, है ना। तो भगवान की बनाई हुई उस चीज़ के ऊपर शक करना मूर्खता है ना। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, और जो तुमने किया वो बेस्ट किया। भगवान ने तुम्हें बनाया है कुछ सोच समझ कर बेस्ट बनाया। आई डू बिलीव इन गॉड, भगवान पर मैं अपना बहुत विश्वास करती हूँ, और इसलिए मैं बोलती हूँ बच्चों को भी कि बेटा अपने कर्म सही रखने, अपना काम सही रखो, 100% दो, भगवान तुमको 200 देगा। बिल्कुल। मैं तो ये बोलती, सच्चा सी बात बोलती हूँ। गलतियाँ हमने भी की है, हमने भी बहुत गलतियाँ की है, हम कोई दूध के धुले नहीं है, गलतियाँ हमने भी की हैं, अपने आप को गलत भी वो किया है, पर वापस आए हैं, गलत रास्ते पे चलकर भी वापस आए हैं, और अपने आप को मोटिवेट किया है कि नहीं हम कर सकते हैं वो चीज़ जिस चीज़ के लिए दुनिया में रोकती है। हाँ, हम कर सकते हैं। एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा परिवार जब तुम्हारे साथ खड़ा है, तुमको कोई नहीं आगे बढ़ने से रोक सकता। मैं इस फील्ड में मैम जब नई नई आई थी, मैंने यहाँ पे शुरू किया था, तो रिश्तेदार काफ़ी कहते थे कौन सी फील्ड में जा रही है लड़की। ये तो है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, पर हमें अंदर जो खुद को पता है कि हमने ये करना है, ये चीज़ हम करके दिखाएंगे। तो हम दूसरों को क्यों दिखाना, अपने लिए करो, है ना। और तुम्हें मैं एक बात बोलूं मोनिका, जब हम कोई काम करते हैं ना, सबसे ज्यादा तकलीफ अपने सबसे नजदीक वाले को होती है। उनको ये लगता है कि ये हमसे आगे कैसे, ये हमसे कैसे ये आगे वो कर रही है ना, हो ही नहीं सकता। तो उसको डीमोटिवेट करेंगे, उसको आगे आने के लिए उसकी लेग पुलिंग करेंगे, वो करेंगे, ऐसा। बट जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो हम अपनी साइड बड़े चलो भगवान का नाम लेके, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ना। तो मैम आपकी बात करी जाए तो इतिहास की छात्रा और एथलीट और समाज में आपको कौन सा किरदार जो है वो सबसे अच्छा लगता है खुद का? मुझे मुझे तो देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मेरे जो ये किरदार है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है। पर जब जब जो किरदार मुझे निभाना होता है, मैं उसमें अपना 100% देती हूँ। मैंने कभी भी उस किरदार से पीछे नहीं हटी हूँ। मुझे कोई स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आई विल परफॉर्म मोर देन, है ना, अपना 100% से भी ज़्यादा दूंगी मैं उसमें। मुझे परिवार में मौका मिलता है करने का, ऐसे तो मेरा परिवार मेरी पूरी हेल्प करता है, हर चीज़ में मौका मिलता है तो मैं उसको भी परफॉर्म करती हूँ अच्छे से। और एथलेटिक्स में मेरे को, मैंने आजकल दौड़ना बंद कर रखा। क्योंकि ना मुझे लगता है मुझे लग रहा है कि मैंने ना वर्ल्ड लेवल तक खेल लिया है, वर्ल्ड लेवल तो पार्टिसिपेट कर लिया, इतनी रनिंग कर ली, वो कर लिया, तो मैं अब क्या करूं। तो मैं अब मतलब कि ऐसे ब्रेक लिया है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, जब तक मेरा बच्चा +2 नहीं कर लेता मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगी उसकी कि वो +2 कर ले तो फिर कर लूंगी। फिर मैं अब मेरा प्लान और चला हुआ है कि मैं अब क्या करूँ, अगला टारगेट मेरा। तो मतलब कि मैं इतनी जल्दी अपनी ये चीज़ें रोकने वाली नहीं हूँ, मैं उस रूट पे दोबारा कॉन्टिन्यूशन में रहूंगी। अब कंटिन्यू करूंगी मैं उसको। अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले तो क्या आप फिर इस रास्ते पे चलोगे? जिंदगी पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं, पर जो ये मिली हुई है ना, मैं इसमें हर चीज को इंजॉय करना चाहती हूँ, उसको जीना चाहती हूँ। अगली ज़िंदगी का हमें नहीं पता,
मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। क्या है जिंदगी का, कुछ नहीं। वो हमें क्या लेना, फ्यूचर प्रेजेंट में रहो ना। प्रेजेंट में तो तो बिल्कुल। पर जो मुझे प्रेजेंट मूवमेंट मिली हुई है ना मोनिका, मैं इसमें हर जगह में ना 100% देना चाहती हूँ। और जो एंजॉय करना। इंजॉय करना चाहती हूँ, अपने लिए टाइम निकालना चाहती हूँ, अपने अब अपने लिए ही वो करना चाहती हूँ कि हाँ भाई ऐसा है। बिल्कुल। तो मैम, हमारे जो देख रहे हैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप उनको और खासकर युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ, थैंक यू सो मच बोलूँगी। पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उनको तो, आप लोगों के बगैर तो भाई सोशल मीडिया ज़ीरो है, जब तक नहीं देखेंगे कोई, है ना। और उनका थैंक्स भी करूँगी कि भाई आप इतना लंबा शो जो हमारा पॉडकास्ट जो है वो देख रहे हैं, जी। है ना। युवा पीढ़ी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि बेटा आप लोगों को सब कुछ पता है, जी बिल्कुल। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और जो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई छोटे से बहुत जल्दी पैसा कमाने की, जी उस चीज़ से हटना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक आप अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, अपने लिए आगे नहीं निकलोगे, आपको उस चक्रव्यूह से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय आपके। आपके इसलिए गलत चीज़ें, मैं गलत चीज़ें, वो चीज़ें जो समाज में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी जैसे कि चिट्टा चला हुआ है जी आजकल, बिल्कुल। नशा हैं, बहुत नशा ज़्यादा, ड्रग बिल्कुल। का, है ना, जी, जी। ये चला हुआ है। ये आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, जब तक आप खुद से नहीं खुद से नहीं ठानोगे ना कि मुझे, बाहर यू निकल- हैव टू से नो। बिल्कुल। जब तक आप नहीं बोलेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे, वो नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक आप उस नशे से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ नशा करना है ना तो नशा करो, अच्छे मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। प्राप्त करने का। और नशा ये थोड़ी है कि भाई घूम रहे उसमें वो खा रहे, नहीं। जी, नशा है मतलब कि टू अचीव योर गोल, है ना, अपने गोल को अचीव करने के लिए। करने का। हाँ, मान लो पढ़ाई का। मैंने आजकल तो +2 के बच्चों का पेपर चला है, मैं बोलती हूँ उनको तुम अपनी पढ़ाई का नशा करो आजकल, बिल्कुल। सिर्फ पढ़ाई का करो कि मैंने ये अपना टारगेट रख लो कि मैंने इतने नंबर लेने, उसका नशा करो। सुबह उठो, अपने हिसाब से अपने आप को डालो, जैसा तुम पढ़ सकते हो वैसा पढ़ो, वैसा पढ़ो। लिख कर पढ़ो, अपने पेपर्स निकालो, बोर्ड की साइड्स पर जाओ, वहाँ से पेपर निकालो, अपने अच्छे से पढ़ो। और अच्छे से पढ़ो मतलब कि वो चीज़ पढ़ो जो तुम्हें मतलब कि पास कराए, अच्छे नंबर लेकर आपको अच्छी जगह एडमिशन दिला सके। तो इस चीज़ का अगर आपने अभी नशा नहीं किया ना तो आप कभी भी मतलब कि फिर आप दूसरे नशे की ओर चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अपने लिए जीना जब तक बच्चे ना अपने लिए जीना नहीं सीखेंगे, उनको कोई जीना नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। मैं तो ये बोलती हूँ, जब तक बच्चों का लगाव होना चाहिए अपने जीवन के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है, नहीं मेरे मम्मी पापा ये कर रहे हैं, मुझे उनसे अच्छा करना है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने समाज के बारे में। हमारा समाज युवाओं से है, अगर युवा ही हमारे समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम लोग के बारे में कौन सोचेगा, है ना। युवाओं को अपने लिए, फिर समाज के लिए, फिर देश के लिए सोचना ही पड़ेगा। और जब तक हमारे देश के बच्चे, युवा इकट्ठे होकर अपने लिए नहीं सोचेंगे तो हम कितने पिछड़ जाएंगे, बिल्कुल। हर चीज़ में पिछड़ जाएंगे। तो युवाओं के लिए तो मेरा यही संदेश है कि बेटा यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, और पहले अपने लिए, फिर देश के लिए, समाज के लिए करो। जब तक तुम खुद एक्टिव नहीं होंगे अपने लिए, तुम समाज या सोसाइटी या देश के लिए कैसे एक्टिव होंगे? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलती हूँ बच्चों को। तो मैम, आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और आप हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मोनिका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी कल्पना परमार जी के साथ। इनकी उपलब्धियां हमें सिखाती है समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपके दोस्त मोनिका और आप देख रहे थे आपका पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।